अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात श्री कृष्ण जन्मोत्सव की। जन्माष्टमी पर पूरे ब्रज मंडल की अद्भुत छटा दिख रही है। दूर दूर से लोग यहां भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस मौके पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को खास अंदाज में सजाया गया है। बाजारों में भी जन्माष्टमी की रौनक दिख रही है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव से पहले ही वृंदावन में भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पूरा ब्रजमंडल भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंगा नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वृंदावन पहुंच गए हैं और श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए बांके बिहारी मंदिर को बड़े ही खूबसूरत ढंग से सजाया जा रहा है। जन्माष्टमी को लेकर प्रभु के सबसे बड़े दरबार वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस वक्त आप देखिए किस तरह से मंदिर को तैयार किया जा रहा है। हम मंदिर में ही मौजूद हैं। कपाट अभी बंद है, लेकिन जो तैयारी है वो लगातार आपको यहाँ पर होते हुए दिखाई पड़ जाएगी। हर बार यहाँ पर जन्माष्टमी बेहद खास होती है। इस बार भी उसे बेहद खास बनाया जा रहा है। अलग और अनोखे कई चीज़ें इसमें जोड़ी जा रही हैं। इस बार यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण के लिए 108 हांडी मक्खन की तैयार की जा रही हैं, जिसमें केसर होगा और तमाम तरह के मेवा होंगे। 56 भोग, 36 व्यंजन उनके भोग के लिए तैयार किए जा रहे हैं। अब भक्तों को बेसब्री से इंतजार है उस पल का जब बांके बिहारी अपने भव्य मंदिर में भक्तों को दर्शन देंगे। जन्माष्टमी की पावन बेला में मंदिर में भगवान का पारंपरिक ढंग से अभिषेक किया जाएगा। रात के वक्त पूजा अर्चना में सभी ब्रजवासी लीन हो जाएंगे। भगवान के लिए 56 भोग तैयार किया जा रहा है। बनारस के कारीगरों ने मथुरा पहुंचकर कान्हा के लिए विशेष पोशाक तैयार की है। 16 तारीख को श्री बांके बिहारी जी महाराज के यहाँ जन्माष्टमी महोत्सव रहेगा। पूरे दिन गोस्वामी समाज, भक्त, श्रद्धालु, सनातनी सभी लोग व्रत रखेंगे और बड़े साधना के साथ और संयम के साथ इस व्रत का पालन किया जाता है। इस बार यदि चर्चा करें बिहारी जी के वस्त्रों की, तो वस्त्र बहुत सुंदर पीले रंग के वस्त्र हैं। उन पर बड़ी सुंदर कलाकारी की गई है। बनारसी उन पर कलाकारी की गई है, जरी का काम किया गया है और इतने सुंदर वस्त्र जो आपने पिछली बार भी नहीं देखे होंगे, वो आपको इस बार बिहारी जी के जन्माष्टमी उत्सव पर देखने को मिलेंगे। यहीं पर तैयार किए गए हैं वस्त्र या फिर बाहर से बनारस में तैयार हुए हैं? नहीं, वस्त्र तो वृंदावन में ही तैयार किए जाते हैं, लेकिन जो कारीगर है वो बाहर से बुलाए गए हैं। मंदिरों की तरह वृंदावन के बाजार भी कान्हा के रंग में रंगे हुए हैं। यहाँ के बाजारों की रौनक भक्तों को अपनी तरफ खींच रही है। फिर चाहे आप लड्डू गोपाल के लिए पोशाक लेना चाहते हैं या पगड़ी, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। लड्डू गोपाल का झूला भी बाजार से खरीद सकते हैं। जन्माष्टमी की तैयारी अगर आप भी कर रहे हैं तो हम आपको ले आए हैं वृंदावन की गलियों में और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ नई चीजें आ गई हैं आपके लड्डू गोपाल के लिए। दीपांशु मेरे साथ में है, उनकी दुकान पर ही हम खड़े हैं। दीपांशु, दिखाई क्या कुछ नया आया है और कितनी चीजें आई हैं? ये लड्डू गोपाल को सुलाने के लिए है, ठीक है। और ये सिंहासन है, ये बिस्तर है, ठीक है। ये लड्डू गोपाल को रात में सुलाने के लिए है। ये सिंहासन है, ये मंदिर में रखा जाता है। इसमें नया क्या है? नया ये फैंसी आया जन्माष्टमी के लिए। ये देखो हैट है, ये हैट है, सर पे लगाते हैं इनको। अब देखिए, जैसे फिल्मों में पहले हीरो लोग हैट लगाते थे, अब ठाकुर जी की भी चलने लगी है ये हैट। ठाकुर जी की भी वही हैट आ गई। टाइप की पोशाक आई है, क्रोशिया वर्क की, बहुत प्यारी पोशाक है ये। अच्छा, मतलब ये हैंडमेड है। हाँ। देखिए, ये क्रोशिया ये की वॉशेबल क्रोशिया से है। बनाई गई है। हाँ। ये पोशाक है, हैंडमेड है और ये हाँ, ये वॉशेबल है। वॉशेबल है, धुल भी सकती है। अच्छा, ठीक है। और श्रृंगार में श्रृंगार में है, ठाकुर जी के नेकलेस भी आए हैं, बहुत नेकलेस प्यारे भी आए हैं। अरे वाह, ये देखिए आप, बहुत प्यारे प्यारे नेकलेस हैं। ये झूला बहुत सुंदर सा आप देख रहे हैं, मोतियों से बनाया गया है इसको। इसमें लड्डू गोपाल बैठे भी हुए हैं। ये सिंहासन बड़ा अच्छा है। कई नई चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं। ये सोफ़ा कम बेड है कि दिन में आप उन्हें ऐसे सिंहासन पर रखिए और रात में फिर इसको आप बेड बनाकर इसी पर उनको सुला दीजिए। बहुत सारे इनकी जो ज्वेलरी, इस बार ये नेकलेस उनके लिए लाए गए हैं, तो बहुत
तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ना सिर्फ वृंदावन बल्कि इस समय आप कहीं भी चले जाएं, आपको जन्माष्टमी की धूम दिखाई पड़ती है। वृंदावन की गलियों में लड्डू गोपाल के श्रृंगार का भी पूरा इंतजाम है। इन दुकानों पर प्राकृतिक रंगों से लड्डू गोपाल का मेकअप किया जाता है। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के मेकअप की दुकानों पर भी भीड़ बढ़ जाती है। आपने लेडीज ब्यूटी पार्लर सुना होगा, लेकिन वृंदावन जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पर लड्डू गोपाल का भी मेकअप होता हुआ दिखाई पड़ जाता है और बाकायदा इसके लिए प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं। आप अपने घर से लड्डू गोपाल लेकर आइए और जैसा चाहे उनका वैसा मेकअप करवा लीजिए। जन्माष्टमी के वक्त वृंदावन में ऐसे बहुत सारे लोग पहुँच रहे हैं जो अपने लड्डू गोपाल को लेकर आए हैं और उनका मेकअप करवाना चाहते हैं। हमारे साथ ये दुकानदार हैं, क्या नाम है आपका? परमानंद भैया। परमानंद जी, किस तरह से मेकअप करते हैं लड्डू गोपाल का, क्या कुछ चेंजेस कर देते हैं उनमें? ये ठाकुर जी की आईज बनती हैं, जैसे लिप्स बनते हैं, बाल वगैरह, हेयर वगैरह, ये सब बनते हैं। ये स्पेशल श्रृंगार होता है। एक हाफ मेकअप होता है, एक फुल मेकअप होता है, 2 तरह का मेकअप होता है। जब आते हैं तो किस तरह के होते हैं? नॉर्मल जब आते थे ऐसे आते हैं, देखिए इस कंडीशन में आते हैं। उसके बाद हम पॉलिश करते हैं, पॉलिश के बाद फिर ये मेकअप वगैरह सब करते हैं। तो आप कह रहे हैं एक हाफ होता है एक फुल होता है, दोनों में अंतर क्या है? फुल में ये गले में माला है, बाजू पे मोरपंखी है। क्या है फुल में? फुल में गले में माला है, बाजूबंद है, मोरपंखी है, पायल है, चूड़ी है, निक्कर है ठाकुर जी का, ये सब बनाया जाता है उसमें। हाफ में? हाफ में है आंखें, होठ, तिलक, लड्डू, बाल, इतना हाफ होता है। साइज के अकॉर्डिंग पैसे लगती हैं उसमें, जैसे साइज हो। जन्माष्टमी पर पूरे देश में तमाम कृष्ण भक्त मथुरा वृंदावन के पावन धाम पहुंचते हैं। हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी से पहले ही श्रद्धालुओं के यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जन्माष्टमी के लिए मुख्य उद्देश्य से हम आए हैं और भगवान के दर्शन करने का विशेष महत्व जन्माष्टमी पर ही है, ऐसा हमारा मानना है। और पूरे परिवार सहित हम दर्शन के उद्देश्य से आए हैं। जन्माष्टमी तक हम यहीं रहेंगे, 2 दिन बाद हम घर पहुंचेंगे। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। बस राधा रानी ठाकुर जी से यही कहना है, बस उनके ध्यान में मांगने रहे। कुछ कृष्ण भक्त तो ऐसे भी हैं जो खाने पीने का पूरा इंतजाम करके वृंदावन पहुंचे हैं। ये लोग एक ही गांव के हैं और हर साल जन्माष्टमी पर भगवान के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। कृष्ण के भक्त भी बेहद निराले होते हैं। एक बार कृष्ण के दर्शन की धुन लग जाए तो फिर वो बस घर से निकल पड़ते हैं और जब निकलते हैं तो सारा अपने साथ इंतजाम रख के चलते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर हमें सड़क किनारे एक परिवार मिला है। परिवार क्या, एक ही गांव के सारे लोग हैं। एटा से ये लोग आए हैं और कह रहे हैं कि हर जन्माष्टमी वो मथुरा वृंदावन यानी कि कृष्ण की नगरी, कृष्ण की धरती में ही बिताते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो किसानी करते हैं गांव में, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली और दूसरे राज्यों में काम करते हैं। लेकिन जन्माष्टमी के वक्त हर कोई अपना काम छोड़कर अपने गांव पहुंचता है और फिर गांव के लोग इस तरह से मिलकर पहुंच जाते हैं कृष्ण जन्मभूमि में, वृंदावन में, मथुरा में। जहां कहीं भी जगह मिलती है सड़क किनारे, वहां रुकते हैं, अपने खाने पीने का इंतजाम करते हैं। उसी इंतजाम का फिलहाल हम हिस्सा बन रहे हैं। 13 साल हो गए मुझे ट्रैक्टर लाते, तो अपनी व्यवस्था लाता हूँ, सब यहाँ सब लोगों को करता हूँ और दर्शन करता हूँ। जन्माष्टमी यहीं पे मनाता हूँ, उसके बाद गाँव जाता हूँ। आप इन्हें कृष्ण का सच्चा भक्त मान सकते हैं, तभी ये कहते हैं कि हम आते नहीं हैं, बार बार हमें खुद कृष्ण जन्माष्टमी पे जन्मभूमि पर बुला लेते हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, वृंदावन।
और जन्माष्टमी के मौके पर पूरा मथुरा और वृंदावन बांके बिहारी के रंग में रंगा हुआ नजर आता है। मथुरा और वृंदावन के कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। यहाँ मीराबाई की साधना की गूंज है। इस ब्रज मंडल से करोड़ों भक्तों की अनंत आस्था जुड़ी हुई है। हर भक्त अपने अंदाज में भगवान की साधना करता है। ऐसे ही एक साधक से हम आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने नृत्य को अपनी साधना का जरिया बना लिया। कथक में आशीष सिंह एक अलग पहचान बना चुके हैं। अब अपने इस हुनर को वो अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। बनारस में जन्मा एक लड़का महादेव का बहुत बड़ा भक्त, लेकिन मन में कथक ऐसे रचा बसा कि महादेव उसे गंगा पार कराकर यमुना के तट पर ले आए। जिस मंदिर में मैं बैठा हूँ, यहाँ पर कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मीराबाई गान किया करती थी, प्रभु का गुणगान किया करती थी। और अब इसी मंदिर में आशीष अपने कथक के जरिए ईश्वर को समर्पित हो चुके हैं, कृष्ण को समर्पित हो चुके हैं और उनकी ही भक्ति की यात्रा का गुणगान आज मैं यहाँ पर आपको सुनाने जा रहा हूँ। वृंदावन के इस प्राचीन मीराबाई के मंदिर में जब घुंघरू बांधकर आशीष कथक का रियाज करते हैं तो मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की नजर उन पर टिक जाती है। आशीष के लिए कथक सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण में अनंत आस्था को प्रस्तुत करने का जरिया है। अपनी इस नृत्य साधना के लिए आशीष ने उसी मंदिर को चुना जिसका इतिहास मीराबाई से जुड़ा है। इसी साधना को बांके बिहारी तक पहुंचाने की कोशिश ही आशीष को बनारस से वृंदावन ले आई। चूँकि बचपन से भक्ति थी और मैं महादेव की कृपा थी, महादेव के मंदिर में मैं बहुत नित्य सेवा करता था और मेरे पिताजी के जाने के बाद मैंने भागवत सुनना शुरू किया, जिससे मुझे वृंदावन आने की एक ललक हुई और महादेव ने इस मेरी ललक को स्वीकार किया और मुझे श्री वृंदावन धाम में भेज दिया और मैं आज वृंदावन धाम में रह के अपनी नित्य साधना करते हुए यहाँ पे उपस्थित जितने भी बच्चे हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं जो यहाँ आते रहते हैं, उनको कोशिश करता हूँ उनको मैं अपनी नृत्य विद्या से जोड़ सकूँ। हमारी जो आज की पीढ़ी है जो पाश्चात्य की तरफ जा रही है, वो अपनी संस्कृति की तरफ जाए, अपनी भारतीय शास्त्रीय संगीत की तरफ जाए। मेरी यही कोशिश है और मैं इसी कोशिश को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। कथक सीखने का सफर आशीष के लिए आसान नहीं था। काफी जतन के बाद आशीष को पंडित बिरजू महाराज की एक शिष्य से कथक सीखने का मौका मिला। अब कथक में आशीष की एक अलग पहचान बन चुकी है। अपनी इस काबिलियत से वो देश के साथ साथ विदेशों में भी नाम कमा चुके हैं। मैं 1998 से मैंने डांस सीखना शुरू किया और आज लगभग 20 से 25 वर्ष हो गए मुझे इस विधा में अपनी रियाज करते हुए, अपनी प्रस्तुतियां देते हुए। मैंने चाइना द सेकंड सिल्क रोड इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल चाइना में परफॉर्म किया। कॉमनवेल्थ गेम्स, ओपन सेरेमनी, गंगा महोत्सव, बौद्ध महोत्सव, संकट मोचन संगीत समारोह, देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिस्सों में मैंने अपनी कथक नृत्य की प्रस्तुतियां दी हैं। मुझे कई बार सम्मान भी मिले मुझे भारत सरकार द्वारा। आशीष को बॉलीवुड सिंगर सोना महापात्रा के एल्बम में भी काम करने का मौका मिल चुका है। इस एल्बम की शूटिंग के लिए सोना महापात्रा वृंदावन के इसी मीराबाई के मंदिर में आई थी। सोना के एल्बम में आशीष की एंट्री की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। एल्बम में पहुंचने की जो कहानी थी वो यहीं से शुरू हुई। वो कहानी बहुत अलग है। सोना महापात्रा जी के मन में एक जिज्ञासा हुई कि मैं यहाँ पे ठुमरी गाऊँ और कोई कथक नृत्य करे। उन्होंने इतना सोचा ही था कि मेरी एंट्री हो गई और वो बहुत रोई उस दिन कि मुझे नहीं मालूम था कि वृंदावन में इतनी जल्दी जो हमारी इच्छा होती पूरी होती है। और तब उसके बाद उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड किए मेरे साथ डांस के। उन्होंने गाने गाए, मैंने डांस किए और उसकी फिर रिकॉर्डिंग हुई और बहुत वर्षों बाद वो रिकॉर्डिंग भी आई जिसका नाम है मंगल गान, जिसमें सोना महापात्रा जी ने गायन किया है और मैंने कथक नृत्य की प्रस्तुति दी है।
आशीष अपने इस हुनर को महादेव और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मानते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन कथक को समर्पित कर दिया है। अब वो कथक के प्रसार के लिए जी तोड़ प्रयास में जुटे हैं। आशीष अब उत्तराखंड के उन छोटे छोटे गांवों में बच्चों को कथक सिखा रहे हैं जहां अभी तक कथक पहुंचा ही नहीं था। वो भक्त भला क्या भक्त हुआ जो अपने ही रस में डूबा रहे। असली भक्त तो वही है जो दूसरों का भी उद्धार करे। और यही प्रण अब आशीष ने भी किया है उन तमाम दुर्गम जगहों पर, मुश्किल जगहों पर जहां पर कथक था ही नहीं। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर अब वहां आशीष पहुंचे हैं और तमाम बच्चों को तैयार कर रहे हैं, ना सिर्फ भारतीय संस्कृति के लिए बल्कि कथक के लिए। और वो यही चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी तक कथक पहुंचता रहे, भारतीय संस्कृति उनके नसों में घुलती रहे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, वृंदावन। रुक करेंगे अगली खबर का और अब बात लाल किले से मोटापे के विरुद्ध ऐलाने जंग की। जी हां, 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से मोटापा हराने के लिए प्रधानमंत्री ने एक मंत्र दिया। उन्होंने मोटापे से जुड़े संकट को समझाते हुए लोगों को अपना खान पान बेहतर करने और खाने में कम तेल के इस्तेमाल की सलाह दी। दरअसल स्वास्थ्य के लिए बढ़ती गंभीर चुनौतियों में मोटापे को अहम कारण माना जा रहा है, जिसमें खाने के लिए इस्तेमाल होने वाली तेल की भूमिका बड़ी मानी जा रही है। भारत समेत पूरी दुनिया में मोटापा यानी कि ज्यादा वजन एक दीर्घकालिक बीमारी या जीवन शैली से जुड़ी समस्या है। इस पर बहस छिड़ी हुई है। भारत में भी मोटापा किसी महामारी की तरह शक्ल अख्तियार कर चुका है। खासकर देश के शहरी इलाके इसकी चपेट में तेजी से आ रहे हैं। भारत के शहरी क्षेत्रों में करीब 1/3 आबादी मोटापे की समस्या से जूझ रही है। मोटापे से जुड़ी ये बाधा कितनी बड़ी हो चुकी है, इसको इसी बात से समझा जा सकता है कि 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर एक बार फिर चिंता जताई। जब मैं फिटनेस की बात करता हूँ, जब मैं खेलकूद की बात करता हूँ, तब मैं एक चिंता भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे देश के हर परिवार को चिंता करनी चाहिए। मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। आने वाले वर्षों में लोग, जो पंडित लोग हैं वो कहते हैं, जो जानकार लोग कहते हैं, हर तीसरे व्यक्ति में एक व्यक्ति मोटापे का शिकार होगा। हमें मोटापे से बचना है, ओबेसिटी से बचना है। मोटापे को देश की सेहत के लिए संकट करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपने खाने में तेल की खपत को 10% तक कम करने की भी अपील की। बाकी सब करना पड़ेगा, लेकिन एक छोटा सा सुझाव दिया था कि परिवार तय करे कि जब खाने का तेल घर में आएगा 10% कम ही आएगा और 10% कम ही उपयोग करेंगे और हम ओबेसिटी के खिलाफ लड़ाई को जीतने की दिशा में हम अपना योगदान देंगे। और मोटापे को कम करने को लेकर भारतीयों से अपील की थी। बेशक तेल के बिना खाने के स्वाद की कल्पना मुश्किल है, फिर भी तेल से भरपूर खाने के फायदे कम और नुकसान ज्यादा है। इससे मोटापे की समस्या भी ज्यादा बढ़ जाती है। दरअसल ज्यादा तेल की खपत से इंसानी शरीर में जरूरत से ज्यादा कैलोरी जमा होती है, जिससे धीरे धीरे वजन बढ़ने लगता है और फिर मोटापे की समस्या पैदा हो जाती है। ज्यादा तेल से सिर्फ वजन बढ़ने की समस्या नहीं, बल्कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, फैटी लीवर, डिप्रेशन, आर्थराइटिस जैसी लाइफस्टाइल डिजीज यानी जीवन शैली से जुड़ी गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। इसके अलावा मोटापा कैंसर के खतरे को भी बढ़ाता है। ज्यादा तेल खाने से
रोजमर्रा की जिंदगी में पेट में भारीपन, एसिडिटी और अपच जैसी स्वास्थ्य समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। यही वजह है कि भारत में मोटापा एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनता जा रहा है। मशहूर ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त भारत में 24% महिलाएं और 23% पुरुष ज्यादा वजन या मोटापे से जूझ रहे हैं। अपनी जीवन शैली में बदलाव नहीं लाने पर 2025 के अंत तक 35 करोड़ लोग मोटापे से ग्रस्त हो जाएंगे। ये संख्या साल 2050 तक 45 करोड़ तक पहुंचने की आशंका है। सबसे ज्यादा चिंता की बात ये है कि 15 से 24 साल के लोगों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है और खान-पान से जुड़ी आदतों में सुधार नहीं होने पर ये निरंतर जारी भी रहेगा। ऐसे में मोटापे को रोकने के लिए सबसे पहले खान-पान में सुधार करना जरूरी है। प्रोसेस्ड और जंक फूड से ज्यादा दूरी बनाए रखना चाहिए। इसके साथ वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग या कम से कम एक खेल को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट और अच्छी नींद भी मोटापे को बढ़ाने से रोकती है। मौजूदा आबादी की तरफ से अपने जीवन में इस तरह के छोटे छोटे बदलाव ही आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही।